गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कल हम लोग पढ़े थे कल के वीडियो में कि कूलम का सदिश स्वरूप क्या है। तो बताया कि ये कूलम का जो सदिश स्वरूप होता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि दोनों आवेशों के द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बराबर और दिशा में क्या था, विपरीत था। ठीक है, तो न्यूटन का नियम ही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है और जितना एक वस्तु इस पर बल लगाएगा उतना ही एक वस्तु भी इस पर बल लगाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे हम आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, अनविरुद्ध बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या था कि किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिशों को वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कूलम का नियम। किसका नियम है? कूलम के नियम। तो यह बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, यह किन आवेशों के लिए मान्य है? यह बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, यह बहुत छोटी दूरी से बहुत बड़ी दूरी के लिए लागू होता है, और यह स्थिर आवेशों के स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ये तीन को याद रखिए। 2 नंबर में आता है कूलम के नियम का महत्व या कूलम के नियम की सीमाएं क्या है या कूलम के नियम का दोष क्या है, ये भी बोल सकते हैं। तो कूलम के नियम की सीमाएं जो होता है, महत्व बोलिएगा। कूलम के नियम का महत्व या सीमाएं यही है कि बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, यानी कूलम का नियम जहां भी लागू होगा तो हमेशा किस आवेशों के लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, यह बहुत छोटी दूरी से बहुत बड़ी दूरी के लिए लागू होता है, यह जो होता है बहुत छोटी दूरी के लिए भी लागू होता है, बहुत बड़ी दूरी के लिए भी लागू होता है। ठीक है, यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और एक और पॉइंट लिखिएगा, कूलम बल केंद्रीय बल है, बल है क्योंकि दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के ठीक है, तो कूलम बल को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 2 आवेश हैं, तो जो भी बल लगता है, अगर मानते हैं Q1 है और यहाँ Q2 है, तो अगर मानते हैं Q1 जो बल लगाएगा तो इसी साइड बल लगाएगा ना, या इस साइड में लगाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश हमारे इधर है, इधर तो नीचे तो नहीं ना, किधर आ जाएगा। इसलिए कूलम बल जो होते हैं केंद्रीय बल होता है, क्योंकि जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, अगर मान लो हमारे पास 2 आवेश है तो हमारा जो बल लगेगा इधर ही लगेगा, नहीं इधर ही लगेगा, नहीं इधर लगेगा, उधर आवेश नहीं। तो ही बोला गया है कि कूलम बल केंद्रीय बल होता है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये नहीं कि बल लगाते लगाते इधर से घूमकर ऐसे बल लगा देगा, नहीं, ऐसा नहीं नियम होता है, ये उसका अनुदिश नहीं, ये उल्टा ऐसे घूम कर आ रहा है, ऐसा काम नहीं करेगा। तो कूलम बल केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल बोलते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कारण अनुदिश होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है कूलम के नियम का महत्व। अब आता है कूलम बल कैसा बल होता है, तो केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, कूलम बल किन आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है या मान्य है, या बहुत बड़ी दूरी से बहुत छोटी दूरी के लिए लागू होता है। ओके, तो कूलम के नियम का क्या है महत्व है। ठीक है, अब अगला है कि संतत आवेश वितरण। तो संतत आवेश वितरण होता है कि जब किसी पिंड पर आवेश प्रदान किया जाता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि हमारे पास से 2 मार्कर है, तो एक ही मार्कर मान लीजिए, अगर हम इस पर कोई आवेश प्रदान करेंगे तो आवेश प्रदान करने के बाद अगर जो आवेश हम इस मार्कर पर दिए हैं, तो मार्कर होता है, वो आवेश होता है, वो मार्कर के चारों तरफ का होता है विचलित, मतलब फैल जाता है। उसी फैलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आवेशों का संतत वितरण या संतत आवेश वितरण के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये बोला गया है कि जब किसी पिंड पर आवेश प्रदान किया जाता है तो आवेश उस पिंड पर समान मात्रा में वितरित हो जाता है, जिसे संतत आवेश वितरण कहा जाता है।
कोई पूछेगा कि संतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो संतत आवेश वितरण का मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक बुक है, तो बुक में जब हम आवेश प्रदान करेंगे तो प्रदान करने के बाद जब कोई इस बुक पर आवेश देंगे तो आवेश जो होगा इस बुक के चारों तरफ में फैल जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतत आवेश वितरण होता है। ठीक है, तो ये बोलिएगा संतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो यही बोलिएगा कि जब किसी पिंड या चालक पर कोई आवेश प्रदान किया जाता है तो आवेश उस पिंड पर समान मात्रा में फैल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशों का संतत वितरण के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व। कौन होता है, रेखीय आवेश घनत्व। लिखिएगा, किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। माना कि किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई L में उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो तो लैम्डा बराबर Q बाई L। आज बोला गया है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो मान लेते हैं कि जब एक पिंड पर अगर हम लोग आवेश प्रदान कर रहे हैं तो उस पिंड का 3 भाग होगा। कौन भाग होगा, 3 भाग होगा। 3 भाग का मतलब ये हुआ कि उस चालक के या तो लंबाई में होगा, या उस चालक के पृष्ठ में होगा, या उस चालक के आयतन में होगा। जब किसी पिंड पर आवेश प्रदान किया जाता है तो आवेश हम जानते हैं कि समान मात्रा में फैल जाता है। तो किसी वस्तु में 3 पार्ट होता है, एक लंबाई, एक क्षेत्रफल, एक आता आयतन। तो लंबाई में या तो आवेश जाएगा, या उसके पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल में जाएगा, या उसके आयतन में जाएगा। तो ही बोला गया है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि जिस चालक पर आवेश प्रदान किए हैं, आवेश प्रदान करने के बाद अगर वह आवेश उस चालक के प्रति इकाई लंबाई में अगर उपस्थित रहता है तो उसको हम रेखीय आवेश घनत्व के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही बोलिएगा, किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। माना कि किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई L में उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो, तो लैम्डा बराबर Q बाई का हो जाएगा L। लैम्डा बराबर Q बाई का हो जाएगा L। ओके, नीचे लिखिएगा, इसकी इकाई इसका SI मात्रक याद रखिए क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा ना, जिसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर, क्वेश्चन में CM लिख देंगे, कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर होता है। तथा विमा आप लोग जानते हैं कि आवेश का विमा AT होता है और लंबाई का विमा L हो जाएगा। ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, AL-1 का हो जाएगा T। ध्यान देगा फिर से,
इसका एसआई मात्रक का कूलम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर में जाएगा तो कूलम प्रति मीटर होता है, तथा बीमा जो हो जाएगा तो आवेश का बीमा एटी होता है और लंबाई का बीमा एल होता है। पावर एल को लेने ऊपर माइनस में हो जाएगा ना, तो ही बोला गया है कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है और इसका बीमा एल माइनस 1 का होता है, टी होता है। ओके ओके, अब हम बात करेंगे अगला दूसरा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से स्विच करते हैं। इसे सिग्मा से स्विच करते हैं। माना कि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल ए में उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो तो सिग्मा बराबर A बाई Q बाई A। सिग्मा बराबर Q बाई क्या बन जाएगा, A। तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया। इसकी इकाई आवेश का मात्रक कूलम, इसकी इकाई कूलम प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमा, आवेश का बीमा 80 हो जाएगा। आवेश का बीमा 80 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, एल माइनस 2 और एक आता टी होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। कौन घनत्व है बाबू, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके बाद है आयतनिक घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से शुरू करते,
इसे रो से सूचित करते हैं। रो इक्वल क्यू बाई भी। इसका ये साइन मात्रक, इसका साइन मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब तथा बीमा आवेश का बीमा एटी और आयतन के एल क्यू तो माइनस एल क्यू एल माइनस 3 यहाँ जगह 3 होता है। तो ये हम लोग का संतत आवेश वितरण है, ठीक है। तो संतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो जब किसी पिंड पर कोई आवेश प्रदान किया जाता है तो वह आवेश जो होता है उस पिंड पर समान मात्रा में फैल जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम संतत आवेश वितरण के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। याद रखिएगा कि जब उस आवेश को दिया जाता है उस पिंड पर, तो आवेश उस पिंड के 3 भागों में उपस्थित है। पहला लंबाई में, दूसरा क्षेत्रफल में, तीसरा आयतन में। जो लंबाई में आवेश रहेगा उसको रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, जो उसके पृष्ठ में रह जाएगा उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे, और जो उसके आयतन में रहता है उसको आयतनिक आवेश घनत्व के नाम से हम लोग करके जानते हैं। तो याद रखिएगा कि आवेशों का संतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व, ठीक है। अगर एगो याद रहेगा सबका वही है, ठीक है। किसी चालक के प्रति एकांक या प्रति के लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। सबका परिभाषा एक ही जैसा है, ओके। तो समझ गए कि संतत आवेश वितरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो संतत आवेश वितरण जब किसी पिंड पर कोई आवेश प्रदान किया जाता है तो आवेश उस पिंड पर समान मात्रा में फैल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश, जिसे हम संतत आवेश वितरण के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। और यह संतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ओके। अब हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। ये आप लोग का इस चैप्टर का सिर्फ अब न्यूमेरिकल ही बाकी है। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल हल करेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। कूलम्ब बल पर ही आज बनाया है, उधर पीछे बनवा चुके हैं, लेकिन अब यहां से स्टार्ट करें। वायु में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे दो आवेशित वस्तु पर क्रमशः 1 कूलम्ब आवेश है, उनके बीच कूलम्ब बल ज्ञात करें। उनके बीच कूलम्ब बल कितना होगा, ओके। तो वायु में क्या है? वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 2 आवेशित वस्तु पर क्रमशः इतना कूलम्ब का आवेश है। तो हम सोल्व करेंगे ना। तो 2 आवेशित वस्तु है, इस पर आवेश कितना तक, Q1 बराबर कितना, 1 कूलम्ब। Q1 बराबर है 1 कूलम्ब और Q2 बराबर है 1 कूलम्ब। इनके बीच की दूरी R है
हम लोग इनके बीच बल क्या करना है, निकाल। यहाँ लिखेंगे कूलम बल से, कूलम बल से, तो कूलम बल F इक्वल बताए हैं कि दोनों कहाँ रखे, वायु में ना, तो हम लोग जब वायु में रखते हैं तो हमारा कूलम बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R²। ओके, तो F इसका वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 होता है, जानते हैं लोग। SI प्रति का मान 9 × 10 के पावर 9 होता है और सीरीज प्रति में इसका मान 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर SI यूनिट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए आवेश, आवेश का 1 कूलम गुने 1 और इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। F इक्वल 9 × 10 के पावर 9। बल, बल का मात्रा न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 और है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला कूलम बल कितना होगा। इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो कितना, 2 आवेश है ना, क्या सोल्व किया जाए ना बाबू, तो कब आए 2 गो, तो पहला आवेश Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो आप लोग को बताया है कि 1 माइक्रो में 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। अच्छा, Q2 कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रो है ना, तो माइक्रो को चेंज करना होगा, तो 5 × 10 के पावर -6 कूलम। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताया कि देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना बाबू, तो हर एक मान जो मान इस फार्मूला में बैठाएंगे उसमें हमेशा मीटर में चाहिए। तो ए आर इसकी जो दूरी है सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। आप इसको कटा सकते हैं, 0 से 0 दशमलव नहीं लाना चाह रहे, हम इसको वैज्ञानिक पार्टी मार कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब हम लिखते हैं ना तो हमारा कैलकुलेशन आसान रहता है, या 0.3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना आसानी के लिए हम इसको 10 के घात में लिखे हैं कि हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। ओके, चलिए, तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, बतवा का एक ही है, लेकिन हम इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से चलेंगे तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R²। ओके, तो इस एक कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, तो Q1 का मान है 2 × 10 के पावर Q1 का मान है 2 × 10 के पावर -6 और Q2 का मान है 5 × 10 के पावर -6। ओके, और इसका दूरी दिया है 3 × 10 के पावर -1 का। ओके, तो F इक्वल 9 × 2 × 5, आप पावर को जोड़ लीजिए, 10 के पावर -3 हो जाए, क्योंकि 9 6 6 12 और 12 में से 9 घट गया, ठीक है। और नीचे 9 × 10 के पावर -2। यहाँ पर आप लोग बताए हैं कि अंक का घात किया जाता है और पावर का गुना किया जाता है। अंक का घात करते हैं, पावर का गुना करते हैं, तो 3 का घात 9 हो जाएगा और गुना करते -2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा,
9 शून्य हम लोग कट गया, 5 गुनी 10 के पावर -3 और ये पावर ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा 2। ओके, तो कितना आ जाएगा, पावर जुट जाएगा ना, 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -10 के पावर +3 गुने 10 के पावर -3, दोनों घात से मैंने बाबू 10 के पावर 0 मतलब f इक्वल इसका वैल्यू 1। 10 का घात अगर 0 हो तो उसका मान का आ गया 1 न्यूटन। इन दोनों आयसों के बीच लगने वाला कूलम बल कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। कितना न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का। ओके, कितना न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला तो बैठाने जान गए, देख लिए कि कैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। इस पर फार्मूला हम लोग ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि कूलम बल का फार्मूला हम लोग का F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कब होगा, कब होता है, जब वायु का बात करते हैं तब, या निर्वात का बात करते हैं तब। लेकिन अगर इसी को अगर हम बोल दें कि कूलम बल जो होता है ना, अन्य माध्यम में कितना होता है, तो F बराबर 1/4πε0 r Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन का करना है बनाना। क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो नंबर ए दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और नंबर बी दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा कितना बल लगता है। देखिए समझिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हल किया जाए इसको। बोला गया है कि हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश के किसी छोटे गोले, मान लेते हैं कि हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण माने एक कोई आवेशित, एक यहाँ है और एक यहाँ है, उस गोला का पर आवेश अभी बोला नहीं, गोले के कारण वायु में
0.2 न्यूटन का बल लगाता है। मतलब बल कौन लगा रहा है? हमारा ए लगा रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो ये कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं बाबू? ये जो बल लगा रहा है, ये बल कितना न्यूटन का लगा रहा है? ये बल हम लोग का ईशन में लगा रहे हैं। ये कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं बाबू? इतना तो बल दिया है ना, तो बल दे दिया, लगाता है। यदि गोले पर, हाँ, इस पर आवेश दे दिया, 0. कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम। तो बोला है आवेश हो तो दोनों गोले के बीच की दूरी क्या करें? ज्ञात करें। तो हम ए ऑप्शन ए को हल करें, तो डायग्राम बना लिए, इनके बीच लगने वाला ये बल लगा रहा है, तो क्या कर दिया है? Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर दीजिएगा, 0.4 गुने 10 के पावर माइनस 6। इसको और हल करना चाहते हैं तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 1 और 6 गुने 10 के पावर माइनस 6। तो Q1 बराबर 4 गुने 10 के पावर माइनस 7। तो Q1 हो गया। Q2 देखा जाए तो Q2 कितना? 0.8 माइक्रोकूलम है। तो Q2 इक्वल 0.8 गुने 10, 0.8 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। Q2 इक्वल 8 गुने 10 के पावर माइनस 1 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। Q2 इक्वल 8 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम। ओके, इसके बीच लगने वाला बल कितना है बाबू? तो बल दिया है 0.2 न्यूटन का। तो इनके बीच की दूरी हम लोग का करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम क्या कहता है? वायु में बोल ही दिया है, तो 1/4 Q1 Q2/r²। इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 और इसका Q1 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू 4 गुने 10 के पावर माइनस 7 और 8 गुने 10 के पावर माइनस 7। और नीचे हम लोग का जो दूरी दिया, बल दिया है, दूरी हम लोग को निकालना है। और बल का मान कितना दिया? 0.2। कंफर्म हो गया? चलिए, तो r² जब निकाला जाएगा तो हल किया जाए 9 गुने 4 गुने 8 गुने 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। 7 का 7 14 और 9 5 हो जाएगा। अब बटा में 0. कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। 0. कितना न्यूटन हो जाएगा? 2 न्यूटन। ओके, चलिए, तो r² इक्वल स्क्वायर एक और काम इसका दशमलव हटा दे रहे हैं, तो 9 गुने 4 गुने 8 गुने 10 गुने 10 के पावर माइनस 5 बटा में नीचे 2 हो जाएगा। नीचे 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा ना बाबू। तो देखिएगा, r² इक्वल 9 गुने 4 गुने 4 और गुने 10 के पावर माइनस 4। देखिए यहाँ पर हो गया ना 4। तो r जब करेंगे तो 9 गुने 4 गुने 4 गुने 10 के पावर माइनस 4। क्लियर है? r इक्वल 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 गुने 4 का वर्गमूल 2। अब बताएं कि अंदर याद रखिएगा कि हमेशा जो पावर निकलता है आधा निकलता है। कितना निकलता है? और 10 का घात माइनस 4 है, 10 के पावर माइनस 2 निकलेगा। 10 के पावर माइनस 20 है, तो रूट से जब निकलता है तो 10 के पावर माइनस 10 बन जाएगा आधा। तो 10 के पावर माइनस का हो जाएगा 2। हल करेंगे, चलती है 12 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा ना। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 12 बटा नीचे 100 हो जाएगा, यानी r इक्वल 0.1 मीटर, 1-2 मीटर। ये भी आपका आंसर होगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब आपके ऊपर है किताब में आंसर कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। ओके, तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 0.12 मीटर। ए लिखिए चाहे ए लिखिए, बतवा लिखिए, ये समझे कहाँ से आया? 10 का माइनस 2 नीचे आकर स्क्वायर प्लस 100 बन जाएगा ना, भागा जी इतना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इनके बीच की क्या निकला? दूरी निकला। ओके, यही बोला है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। बल ए लगाया था, इस पर कितना न्यूटन का? 0.2 न्यूटन का।
दूरी निकाल दो, ठीक है। अब देखिए बी बोला है, तो बी बोला है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा कितना बल लगता है। तो याद रखिएगा कि एक गोला तक खुद इस पर बल लगा दिया, कितना न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का। तो कल आप लोग कूलम का सदिश स्वरूप पढ़े थे ना, कि जितना ए बल लगाएगा इस पर उतना ही ए भी बल लगाएगा ना, वही बात हो जाएगा। दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा, दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा अनुभव बल 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्योंकि अगर दूसरा गोला पहला गोला पर इतना बल लगाएगा तो पहला गोला भी दूसरा गोले पर बल हम लोग के इतना ही लगाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे दें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, दो विद्युतरोधी ए में दो विद्युतरोधी आवेशित गोलों ए तथा बी, आवेशित गोलों ए तथा बी के गोलों के केंद्र, ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। दोनों गोलों पर पृथक दो बार लिखेगा, पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कितना है। गोले ए तथा गोले के बीच की दूरी, गोले के
बीच की गोले के बीच की दूरी, गोले के बीच की दूरी तुलना में गोलों ए तथा बी के त्रिज्याएं नगण्य है, नगण्य है। क्वेश्चन नंबर बी, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा है, जिसको हम ए तथा बी दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी दो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। बोला गया है ए में कि दो विरोधी आवेशित गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि गोलों पर पृथक आवेश अलग अलग आवेश, दोनों पर अलग अलग आवेश नहीं है, 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम, और Q2 भी कितना है 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम। इनके बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है। कितना है, तो R = 50 बटा कितना बन जाएगा 100, 50 दूनी 100, यानी R = 0.5 मीटर में चेंज कर दिए। इनके बीच बल, तो बल ए बराबर निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा R²। ओके, इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान 6.5 गुने 10 के पावर -7, 6.5 गुने 10 के पावर -7। अब बाई दूरी कितना है, तो दूरी हम 1/2 का स्क्वायर ही कर दे रहे हैं, क्या 0.5 बात एक ही है। तो 9 गुने 6.5 गुने 10 के पावर 7 7 14 5 हो जाएगा ना, -5 और गुने ऊपर 4 हो जाएगा, 1/2 पलट जाएगा ना, 1/4। ठीक है, गुना करिएगा। ठीक है, तो 9 चौके 36 गुने 6.5 गुने 6.5 गुने 10 के पावर -5 मीटर। हल करिए, हल करने के बाद हम लोग का जो इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, तो जब इसका आंसर का बात किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1.5 गुने 10 के पावर 1.5 गुने 10 के पावर -2 न्यूटन। हल कर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका बी बोला है कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी तक, इसको पहले इसको Q डैश मान रहे हैं, तो Q डैश बराबर क्या है 2Q1 पहले का दुगुना है,
तो क्यू डैश इक्वल 2 गुने 6.5 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम। तो क्यू डैश इक्वल 6 गुने 5 10 6 गुने 12 13 गुने 10 के पावर माइनस 7। तो क्यू डैश बराबर कितना हो जाएगा 13 गुने 10 के पावर माइनस। ओके, क्यू डबल डैश भी वही बोला है 2Q2 का। क्यू डबल डैश इक्वल टू 6.5 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम। क्यू डबल डैश डायरेक्टली 13 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम। क्यू डबल डैश हो जाएगा। ओके, इनके बीच की दूरी, तब पहले वाले दूरी का कितना है आधी ना, तब पहले वाला दूरी आधी, तो r/2 हो जाएगा। r डैश बराबर r/2, r डैश इक्वल 50 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी r डैश इक्वल कितना 50 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको r डैश इक्वल 25 बटे कितना बन जाएगा 100 मीटर, 25 के 100, r डैश बराबर 1/4 मीटर हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा 4 मीटर। ओके, अब यहाँ बैठा दीजिएगा कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ए मान कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए आवेश, आवेश क्यू डैश इंटू क्यू डबल डैश हो गया है और दूरी r डैश का स्क्वायर है ना। तो F इक्वल 9 गुने 10 के पावर 9, आवेश 13 गुने 10 के पावर माइनस 7, 13 गुने 10 के पावर माइनस 7। अब दूरी 1/4 का स्क्वायर। इसका आंसर हल करिएगा तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 0.24 मीटर। हल करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मेन वही है। और जब आप लोगों को फार्मूला दिखाएंगे कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो कूलम का नियम है और कूलम के नियम पर देखिए कैसे हम न्यूमेरिकल इसका बना रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।